साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा कर रहे थे, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिचय पर डिस्कशन किया था। वहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पीछे जो भारत सरकार का मूल भाव है, जो मूल संकल्पना है, उस पर थोड़ा सा चर्चा की गई थी। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो नीति के आधार सिद्धांत हैं उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले करने से पहले पिछली नीतियों पर थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, एक नीति आई थी। उसके बाद उसको 1992 में संशोधित किया गया और इन्हीं शिक्षा नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आया था और जिसके कारण सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु एक कानूनी आधार उपलब्ध हुआ विद्यार्थियों को। इसके बाद आपकी ये शिक्षा नीति आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और इसके पीछे वो कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं जिस पर आधारित ये शिक्षा नीति आई है। तो आइए हम वन बाय वन उन नीति के जो आधार सिद्धांत हैं उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि क्या दिया है। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा, सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। साथियों, यहाँ पर एक अच्छे शैक्षिक प्रणाली के उद्देश्य के बारे में चर्चा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न प्रकार के गुणों पर चर्चा की गई है, और जैसे कि जिसमें करुणा है, सहानुभूति है, साहस है, लचीलापन है, वैज्ञानिक चिंतन है, रचनात्मक कल्पना शक्ति है, नैतिक मूल्य है, ये सब विभिन्न आधार हैं। इस आधार पर एक शैक्षिक प्रणाली का विकास करना होता है ताकि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस तरीके से इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक अच्छी शैक्षणिक संस्था के बारे में बात की गई है कि एक अच्छी शैक्षणिक संस्था क्या किसे कहते हैं। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है। यहाँ पर सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण की बात हो रही है। इस प्रकार आगे देखते हैं एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ आगे की लाइनों में एक अच्छी शैक्षणिक संस्था के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि एक अच्छा संस्थान वह है जिसमें छात्रों का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षा वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी संस्था के गुण बताए गए हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों का स्वागत किया जाता है, अतिथियों की बात, उनका स्वागत किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनकी देखभाल की जाती है पूरी तरीके से, ऑल अराउंड उनको वॉच किया जाता है, उनको देखा जाता है और एक सुरक्षित वातावरण की बात की गई है। उनके लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए विद्यालय में और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद हो। उस सुरक्षित वातावरण में उनके लिए प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद हो और सभी के लिए विविध प्रकार के वहां पर सीखने के लिए अनुभव उपलब्ध कराए जाएं और साथ ही साथ बुनियादी ढांचे, उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हों। साथियों, आप सभी को पता है विद्यालय स्थापना के लिए 2 प्रकार के संसाधनों का होना अति आवश्यक है।
इसमें भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इन दोनों का बराबर महत्व है। बिना भौतिक संसाधन के विद्यालय नहीं खड़ा हो सकता है, और भौतिक संसाधन अगर उपलब्ध है और मानवीय संसाधनों की अगर कमी है, प्रबंधन की कमी है, संस्थागत प्रबंधन अगर ठीक नहीं है, तो विद्यालय में बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना बड़ा कठिन सा हो जाता है। यानी सभी का संगठन, संसाधनों का उचित संगठन और उनका उचित प्रबंधन ही विद्यालय को आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर विद्यालय में उचित संगठन, उचित प्रबंधन ये सब अगर है, तो विद्यालय में बच्चों का भी लगातार उन्नयन होता है और उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव हो पाता है। इस तरीके से इन सब चीज़ों को, जैसा कि उपरोक्त लाइनों में बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लाइनों में जो बताया गया है, यहाँ पर इन चीज़ों को हासिल करना प्रत्येक संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें सभी के पास होनी चाहिए। प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण हो, सुरक्षित हो, वो वातावरण सुरक्षित होना चाहिए, और साथ ही साथ मोटिवेटेड होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर, और साथ ही साथ और क्या बातें बताई गई हैं, विभिन्न संस्थानों के बीच शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कोई विद्यालय स्थापित है, उसके बगल और कोई विद्यालय है, अगर 2-4 विद्यालय आसपास एक कहीं किसी ब्लॉक में या किसी गांव के आसपास अगर स्थित हैं या किसी कस्बे में हैं, तो वहां पर उनके बीच में समन्वय की कमी दिखे। समन्वय होना चाहिए हर स्तर पर, क्योंकि जब तक समन्वय नहीं होगा विद्यालयों के अंदर, तब तक उनके यहाँ के विद्यार्थियों का उतना अच्छा विकास संभव नहीं होगा। एक बहुत बढ़िया अगर समन्वय विद्यालयों के बीच होता है, तो विद्यालय आपस में मिल करके इंटर एक्टिविटी कॉम्पिटिशन आयोजित करा सकते हैं, और बच्चों के बीच में इस प्रकार से जो प्रतिस्पर्धात्मक जो गुण होता है, जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है, वो उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं और उनको कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। इस तरीके से उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत तरीके से वो संसाधनों को साझा कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे किसी विद्यालय में शिक्षकों की अगर कमी है, तो दूसरे विद्यालय से वहां जाकर के वो अपना योगदान दे सकते हैं। और किसी विद्यालय मान लीजिए भौतिक संसाधन की कमी है, कुर्सी मेज या अन्य कोई संसाधन, जो शिक्षण सामग्री की अगर कमी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की अगर कोई कमी है, तो इस तरीके से अगर आसपास के विद्यालयों में अगर समन्वय अगर अच्छा होता है, तो वहां पर एक दूसरे से साझा करके और अपने विद्यार्थियों का अच्छे से जो है उनका एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी संसाधनों का अभाव कभी जो है वो नहीं होगा अगर समन्वय अच्छा है विद्यालयों के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी तरीके से यहाँ बताई गई है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। ये बात नोट करने योग्य है। आगे देखते हैं मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, ये हैं। अब मूल चीज पर हम लोग आते हैं, मूलभूत सिद्धांत जो दिए गए हैं, कि वो सिद्धांत कौन से हैं इस शिक्षा प्रणाली इस नीति को लाने के पीछे, उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। बहुत ऊंची बात है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु, उनके विकास हेतु प्रयास करना। साथियों, यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में एक अनूठी कृति होता है। हर बालक आपको एक यूनिक पर्सनालिटी के रूप में आपके सामने आता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशिष्ट क्षमता होती है। इसी प्रकार से आपके विद्यार्थियों के अंदर भी विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। सबके अंदर कुछ न कुछ अलग होता है। उनकी रचनात्मकता, उनकी विशिष्ट क्षमताओं को विद्यालय को पहचानना होगा, एक शिक्षक को पहचानना होगा और उनके विकास हेतु सबको मिल करके प्रयास करना होगा। तो यहाँ पर शिक्षकों और अभिभावकों को इनकी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, यहाँ पर शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो बच्चे की विशिष्ट क्षमता है, विशिष्ट क्षमता, वहां पर शिक्षक और अभिभावक दोनों को संवेदनशील बनना है, उनकी क्षमताओं को पहचानना है। ऐसा नहीं कि पारंपरिक ढंग से सोचना है और उनको उसी धारा में ले जाना है, उसी स्ट्रीम में ले जाना है
जिस पर इसके पहले के बच्चे गए हैं और सफलता प्राप्त किए हैं। तो ऐसा अपने मन से वो ख्याल निकाल देना है, बच्चे की विशिष्ट क्षमता को पहचानना है। मल्टी डिसिप्लिनरी जो है व्यक्तित्व होता है विद्यार्थियों का, हर बच्चे में एक जैसा गुण नहीं पाया जाता है, सबकी अपनी अपनी विशिष्ट क्षमता होती है, तो उनकी विशिष्ट क्षमता को पहचान करके उनको आगे बढ़ाना। अगर कोई बच्चा संगीत में अच्छा है तो उसको संगीत की शिक्षा अच्छे से दी जाए, उसके उस कौशल को और प्रमोट किया जाए। अगर कोई बच्चा एक इंजीनियर बनना चाहता है, उसके अंदर यांत्रिक बुद्धि है, तो उसको यांत्रिकता की तरफ उसके कौशल को मोड़ा जाए और उस तरफ उसका ध्यान आकर्षण किया जाए और उसमें उसको सहायता दी जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो किसी भी प्रकार का जो है अंतर नहीं करना चाहिए और ना ही कोई ऐसी जो है रूढ़िवादी सोच पालना चाहिए शिक्षकों को और ना ही अभिभावकों को। इससे जो है ये होगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव होगा। साथियों, अगले सिद्धांत पर चलते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। यहाँ पर बुनियादी साक्षरता की बात की गई है। बुनियादी साक्षरता में सभी बच्चों को 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान, बच्चे जिसमें सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षर हों, उनको अक्षर ज्ञान हो, शब्दों को, अक्षरों को पहचानना सीखें, शब्दों को, सेंटेंस को पढ़ना सीखें और साथ ही साथ संख्या ज्ञान, उनके पास संख्या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी साक्षरता का मतलब वो पढ़ सकें, लिख सकें और अच्छी तरीके से अपनी बातों को साझा कर सकें, वो साक्षर हों और साथ ही साथ उनको संख्या ज्ञान, यानी जो संख्या ज्ञान है, जो बुनियादी संख्या ज्ञान है, जो न्यूमेरिक एबिलिटी है, उसका होना बहुत जरूरी है, मूलभूत कौशल है। कक्षा 3 तक ये सब किसी भी बच्चे को आना चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है वो लचीलापन है। 2 सिद्धांत आपके हो गए, विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना, बुनियादी साक्षरता में संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का होना, और लचीलापन। तीसरा जो सिद्धांत है लचीलापन। लचीलापन क्या है? लचीलापन यही है कि विद्यार्थियों के जो व्यक्तित्व विकास के लिए जो भी हम कार्यक्रम बनाते हैं, जो भी उनका निर्देशन, जो भी परामर्श उनका हम करते हैं, वो उनकी क्षमता के अनुसार करें और उनकी क्षमता के अनुसार हो, उनकी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार हो, और ताकि बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार वो अपना रास्ता खुद चुन सकें। यानी उनको जहां भी आप ले जा रहे हैं, जिस तरफ उनको मोड़ रहे हैं, वो उनकी रुचियों के अनुसार होना चाहिए, ना कि आपके अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर अभिभावक शिक्षक दोनों को ध्यान देना होगा। इस तरीके से बच्चों को उन्हीं के अनुसार, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो रुचि है, उसके अनुसार ही उनको आगे बढ़ाना होगा, उसी क्षेत्र में उनको ले जाना होगा। अगला जो है सिद्धांत है कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव ना हो। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में, और अब तो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि धीरे धीरे बहुत शैक्षिक बदलाव आप सब देख रहे हैं होता गया, और इसके पहले कला और विज्ञान के बीच में बहुत बड़ा भेद होता था। कला और विज्ञान, यानी एक तरफ अगर कला का विद्यार्थी बैठा हो, दूसरी तरफ विज्ञान का विद्यार्थी बैठा हो, तो लोग प्रायः लोग विज्ञान वर्ग के छात्रों को ज्यादा महत्व देते थे, कला वर्ग के विद्यार्थियों को उतना महत्व नहीं देते थे, क्योंकि एक रूढ़ ही लोग पाल रखे थे कि कला और विज्ञान के बीच में बहुत भेद है। भेद मतलब विज्ञान के विद्यार्थी ज्यादा ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, ज्यादा क्षमता वाले होते हैं, कला के विद्यार्थी उतने नहीं होते हैं। तो एक प्रकार से एक भेदभाव की जो विचारधारा थी, उसको हटाना है। पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच भी, पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम यानी करिकुलम जो है, और पाठ्येतर गतिविधियां, जैसे क्या है, केवल किताबी ज्ञान पर ही नहीं ध्यान देना है। यानी पाठ्यक्रम हो गया, देखिए पाठ्यक्रम में आपकी पाठ्येतर गतिविधियां, ये दोनों चीजें हैं। जैसे पाठ्येतर गतिविधियां यानी वो आप किताबी ज्ञान से बाहर का जो ज्ञान है, जो एक्टिविटी है, भाई कक्षा से बाहर की जो गतिविधियां होती हैं, वो पाठ्येतर गतिविधियां हैं। पाठ से हट करके खेल कूद हुआ, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, इन सब में कोई भेद नहीं करना है। केवल और केवल विद्यालयों में, कक्षा में केवल पाठ से संबंधित ही ज्ञान न प्रदान किए जाए, बल्कि वो कक्षा से जो है बाहर हट करके कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके जीवन कौशल को
विकसित किया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर अनेक प्रकार की क्षमताएं होती हैं, उनको विकसित किया जाए। वो केवल पाठगत ज्ञान देने से ही जो है विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पर उनके बीच में भेदभाव नहीं करना है, दोनों को समान रूप से लेके चलना है। व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, देखिए व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं में भेदभाव नहीं करना है, चाहे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, शैक्षणिक धाराओं, और जो भी व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराएं, धाराएं मतलब कि यही आर्ट साइड, साइंस साइड, जो भी मानविकी वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, इन सब में कोई भेदभाव ना हो और ना कोई स्पष्ट अलगाव हो, ताकि कोई भी बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने जो है इच्छानुरूप जो है वो अपने अपनी धारा का चयन कर सके कि उसको किस साइड पढ़ना है, किस साइड से पढ़ना है, साइंस पढ़ना है कि आर्ट साइड पढ़ना है कि वाणिज्य वर्ग से पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किस क्षेत्र में जाना है, वो अपने आप से चुनाव करे। बस आप उसको हम आपका काम पर्दे के पीछे का है, हम उसको निर्देशन परामर्श के माध्यम से उसको उसकी दिशा में उसकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार उसको मोड़ेंगे। वहां पर हम लोग रूढ़िवादिता को समाप्त करते हुए उसके अनुसार उसको आगे ले जाएंगे। यहाँ पर अगला जो सिद्धांत है वो ये है, सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास। यहाँ पर सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास। यहाँ पर समग्र शिक्षा के विकास की बात हो रही है, सभी विषयों को साथ लेके चलने की बात हो रही है। कला, मानविकी, खेल, इन सब के बीच एक अच्छे मजबूत संबंधों के बनाने की बात हो रही है, यानी सब एक बहुविषयक दुनिया बने। यहाँ पर किसी एक चीज के पीछे लोग ना भगें कि ज्यादा सभी विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के पीछे ही भागे चले जा रहे हैं और पता चला कोई सभी विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान वर्ग के पीछे भागे चले जा रहे हैं। कला, मानविकी, सब में यानी बहुविषयक दुनिया हो, जिसकी जो क्षमता है वो उसमें जाए, कला वर्ग में जाए, मानविकी वर्ग में जाए, सामाजिक विज्ञान वर्ग में जाए, विज्ञान वर्ग में जाए, किसी भी वर्ग में जाने की छूट हो, बहुविषयक दुनिया हो, सबको बराबर महत्व हो और इस प्रकार से समग्र शिक्षा का विकास किया जाए। और अगला जो सिद्धांत है वो है अवधारणात्मक समझ पर जोर। देखिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर जोर देना है, यानी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों को। यहाँ पर रटकर पढ़ने की जो है जो पद्धति है, रटंत पद्धति, यानी रोट लर्निंग की जो व्यवस्था है, जो रोट लर्निंग का जो तरीका है बच्चों के याद करने का, उसको समाप्त करना है, उसको जड़ से समाप्त कर देना है। यहाँ पर अवधारणा को जो है बच्चों के अंदर अवधारणात्मक समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। केवल रट करके याद कर लेंगे तो वो पढ़ाई वो अध्ययन स्थायी नहीं रहता है, वो कुछ दिन बाद उस चीज को बच्चे भूल जाते हैं और वो कभी भी जीवन में अपने अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। जैसे जो अधिगम का स्थानांतरण आप लोगों ने सुना है कि अधिगम ज्ञान कोई व्यक्ति जो प्राप्त करता है उसको स्थानांतरित करता है, यानी जीवन के विभिन्न पहलू स्टेप्स पर, यानी व्यक्ति के जीवन में बहुत तरीके से वो नॉलेज काम आता है। तो अगर कोई बच्चा अगर रट के पढ़ा है, वो रटंत पद्धति से पढ़ा है, रोट लर्निंग के माध्यम से पढ़ा है, तो वह उसकी पढ़ाई आगे चल करके कभी काम नहीं आनी है। अगर उसकी अवधारणा मजबूत नहीं है तो ना तो वहां पर अधिगम का स्थानांतरण अच्छे से होगा और ना ही जो है उस टॉपिक से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हो गई ये बात। उसके बाद रचनात्मकता और तार्किक सोच। यहाँ पर रचनात्मकता और तार्किक सोच को महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक रूढ़िबद्ध धारणा कि किसी चीज को लीक पे रह के काम किया जाए, कोई बच्चा लीक पे रह के काम उसे ना कराया जाए। अगर कोई बच्चा अपने आप से कुछ नया करके आपको दिखाता है, नई तार्किक सोच और इस तरीके से अगर वो अपने तर्क का इस्तेमाल करता है, कुछ नए ढंग से सवाल को लगाता है या किसी विचार को अपने अनुसार प्रदर्शित करता है या किसी उत्तर को अपने शब्दों में लिखता है, इन सब बातों में रचनात्मकता निहित है। ना कि अभी कोई उत्तर, सपोज दैट क्लास में शिक्षक कोई प्रश्न देते हैं वो शिक्षक साथी, तो वहां पर विद्यार्थी उसका उत्तर वही लिख के दिखाते हैं जो शिक्षकों ने बताया है। ऐसा नहीं,
वो बच्चा अपनी समझ के आधार पर अगर उत्तर लिख के प्रस्तुत करता है तो थोड़ा-सा यहाँ पर क्रिएटिविटी नज़र आती है। भाई कॉन्सेप्ट को अपने अनुसार लिखना। आज ज़्यादातर विद्यालयों में प्रायः देखा जाता है कि बच्चे जो उत्तर पुस्तिका होती है, अध्यापक द्वारा बताए गए, लिखाए गए उत्तर को ही रट करके परीक्षा में लिखते हैं। तो ये पद्धति जो है ठीक नहीं है। यहाँ पर भले ही वहाँ पर शिक्षक उनकी मदद करे उन उत्तरों को लिखने में या उसको समझाने में, लेकिन बच्चे जब भी परीक्षा में आएँ तो उस प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में और अपनी समझ के आधार पर अगर देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिविटी दिखती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, रचनात्मकता और तार्किक सोच को। नैतिकता, मानवीय और नवाचार को भी साथ ही साथ प्रोत्साहन दिया गया। देखिए नवाचार, बच्चे नवाचार दिखाएँगे, थोड़ा इनोवेटिव होंगे, नए-नए विचार प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य। इन बातों को भी ध्यान में रखा क्योंकि ये भी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, ये सभी बच्चों के अंदर होना चाहिए, जैसे कि सहानुभूति दूसरों के लिए रखना, सिम्पैथी और एम्पैथी, इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, ये जो भी मूल्य हैं, इन सभी मूल्यों को बच्चों के अंदर डेवलप करना होगा। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं है उनके व्यक्तित्व के विकास में उपयोगी, बल्कि ये सभी मूल्य एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए होना जरूरी है। अगले सिद्धांत में बहुभाषिकता की बात की गई है। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। हम बार-बार इस चीज को बताते हैं कि बहुभाषिकता बहुत अच्छी चीज है। इसको एक शिक्षक के लिए उसको एक चैलेंज तो होता है कि कक्षा में अगर बच्चे बहुभाषिकता यानी कई भाषाओं के जानने वाले बच्चे हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको दिखेगा, कहने का मतलब समस्याएं तो आती हैं, लेकिन वो एक प्रकार से विविधता जरूर है, लेकिन उसके बीच में भी आपको काम करने में बड़ा आनंद मिलेगा। कहने का मतलब ये बहुभाषिकता की शक्ति है, उसको पहचानिए और उसके बीच में अध्यापन कार्य अगर आप करते हैं तो आप एक अच्छे अध्यापक हैं। और एक अच्छे अध्यापक का यही रोल होता है कि वो बहुभाषिकता को पहचाने, अध्ययन अध्यापन के कार्य में उसकी शक्ति को पहचाने और उसको प्रोत्साहित करे। ऐसा नहीं अगर कोई बच्चा स्थानीय भाषा कहीं अगर बोल दिया तो उसको डेमोरलाइज कर दीजिए। इस तरीके से नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि क्षेत्रीय और आंचलिक भाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं छोटी कक्षाओं में। यहाँ तक कि छोटी कक्षाओं की बात हो रही है, प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है। अगर वहां पर बच्चों की बहुभाषिकता अगर आपको क्लास में नजर आती है, बच्चा आंचलिक भाषा को बोल रहा है, तो वहां पर आप उसको डेमोरलाइज नहीं करेंगे, बल्कि उसको क्लास में बच्चों के बीच में साझा करेंगे। उनको जो है अपनी देखरेख में उसमें अगर कहीं कोई त्रुटियां हैं उसमें सुधार लाएंगे। इस तरीके से उस शक्ति को पहचानना है और उनको प्रोत्साहित करना है। मातृभाषा को कहने का मतलब उसको प्रोत्साहित करना है। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, इन सब पर ध्यान देना है। जीवन कौशलों पर इस पे ध्यान देने की बात कही गई है। सिद्धांत में बताया गया है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर। देखिए मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन पर जोर। देखिए मूल्यांकन जो पहले रूढ़िवादी मूल्यांकन व्यवस्था थी उसमें साल भर में एक परीक्षा लेकर के बच्चों को अंक प्रदान कर देना, अगली कक्षा में प्रमोट कर देना। इस पद्धति के परिणाम स्वरूप बच्चों में रटंत कौशल का जो डेवलपमेंट हुआ है इसी कारण हुआ है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि एक बार रट करके किसी तरीके से हम परीक्षा में अच्छे अंक पा करके और अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे और अच्छे अंक पा करके हम अपने पेरेंट्स का अप्रिसिएशन पाएंगे, अपने पीयर्स का अप्रिसिएशन पाएंगे या समाज में हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। तो वहां पर रटने पर जोर हो जाता उनका। वो एक ही परीक्षा पर टारगेट करते थे और उसी को जो है वो आधार बना करके, उसी को लक्ष्य बना करके और पूरी तरीके से रट करके परीक्षा को पास करते थे। लेकिन एक परीक्षा पर अब मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, सतत होना चाहिए। साल के अंत में केवल होने वाली परीक्षा ही आधार नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका मूल्यांकन पूरे शैक्षिक सत्र में उनका मूल्यांकन बार बार होना चाहिए। वो हर बच्चे का मूल्यांकन पूरे विद्यालयी शैक्षिक सत्र में
वर्ष भर होते रहना चाहिए। छोटे-छोटे क्रम में, छोटी-छोटी परीक्षाओं में, छोटे-छोटे विभिन्न जो उनको अवसर दिए जाते हैं अपने आप को व्यक्त करने के, उन सब माध्यमों से विभिन्न प्रकार से उनका मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन में केवल किताबी ज्ञान का ही मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके हर पहलू का, क्योंकि विभिन्न चीज़ें एक व्यक्ति के विद्यार्थी के विकास में योगदान देती हैं, तो उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए और जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसमें सुधार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर। यहाँ पर अगला सिद्धांत है कि तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर। भाई बिना तकनीकी के आज शिक्षण करना थोड़ा-सा कम रुचिकर हो जाता है, क्योंकि तकनीकी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा शिक्षण में और रुचि आती है और बच्चों को भी पढ़ने में और अच्छा लगता है, आनंद आता है और थोड़ा-सा ज़्यादा देर तक उसमें एंगेज रहते हैं, इंटरैक्ट रहते हैं, क्योंकि शिक्षण बिना इंटरैक्शन के संभव नहीं होता। जब तक बच्चे आपसे अंतःक्रिया ना करें, बच्चे आपको मूक केवल श्रोता बन करके अगर क्लास में बैठे हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। इस तरीके से तकनीकी का उपयोग करके यथासंभव उस पर जोर दिया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है उपयोग पर जोर है और अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, देखिए अध्ययन अध्यापन कार्य में तकनीकी का इस्तेमाल करना, स्मार्ट क्लास में पढ़ाना, स्लाइड दिखाना और विभिन्न प्रकार के ओवरहेड प्रोजेक्टर और ऑडियो विजुअल जो भी टीचिंग लर्निंग एड है उनको उनकी मदद से उसको रुचिपूर्ण बनाना, रुचिकर बनाना और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में भी तकनीकी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज लैब का को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में, शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में, यानी इस तरीके से शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए आप शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं उनकी शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए। सभी ये चीजें हैं, ये इस तरीके से ये जो है आपका सिद्धांत है। उसके बाद अगला सिद्धांत क्या है? सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। देखिए शिक्षा वैसे भी संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो समवर्ती सूची में आता है। यहाँ पर सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता, जो भी नीतियां बनाई जाए स्थानीय स्तर पे, जो भी विद्यालय का जो पाठ्यक्रम बनाया जाए, विद्यालय में जो भी पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाए या कोई कार्यक्रम आप बना रहे हैं, तो वहां पर स्थानीय संदर्भ की विविधता का पूरा ध्यान दिया जाए। स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर वही बातें सामने आ रही हैं। स्थानीय परिवेश, देखिए शुरू में ही पहली क्लास में चर्चा हो गई थी कि शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, यानी शिक्षा सब तक पहुंचे। तो जब तक आप संपूर्ण विविधता का ध्यान नहीं रखेंगे और स्थानीय परिवेश को महत्व नहीं देंगे, तब तक जो है यहाँ पर आप जो है शिक्षा को सार्वभौमिक बना ही नहीं सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना होगा कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान रखना होगा, यानी सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। इन चीजों का ध्यान, यहाँ तक कि जब भी आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो, शिक्षण शास्त्र यानी कुछ भी आप शिक्षण शास्त्र से संबंधित कोई नीति बना रहे हो, तो उसमें इन सभी चीजों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर अगला जो सिद्धांत है, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन। देखिए समावेशी शिक्षा की बात यहाँ झलक रही है कि शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला जो होगी उसमें पूर्ण समता और समावेशन होगा। यहाँ पर समावेशन मतलब सभी को इंक्लूड करना होगा, सभी चीजों को समाहित करना होगा, यानी शिक्षा को लोगों की पहुंच तक बनाना होगा और सामर्थ्य के दायरे में लाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में शिक्षा हासिल कर सकें, सफलता हासिल कर सकें, इस तरीके से सभी छात्र उसमें जुड़ सकें, इस तरीके से नीति का निर्माण करना होगा और सभी लोग उसमें जुड़ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। अगला जो सिद्धांत है, स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा से। देखिए यहाँ पर तालमेल की बात की गई है, पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए, बेमेल पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए कि जो है तालमेल होना चाहिए, यानी किसी भी बच्चे के एज ग्रुप के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए किसी भी। तो यहाँ पर सारी मानसिक आयु को ध्यान में रखते हुए, शारीरिक मानसिक जो आयु होती है उसमें एक बैलेंस बनाते हुए कि कक्षा 1 से लेकर के 3 तक का पाठ्यक्रम किस तरीके से होना चाहिए और किन चीजों पर जोर होना चाहिए,
फिर कक्षा 4-5 में किस तरीके किन चीज़ों पर जोर होना चाहिए, फिर उधर चल कर के 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में किन चीज़ों पर जोर होना चाहिए। तो जैसे-जैसे शारीरिक, मानसिक जो भी कैपेसिटी होती है विद्यार्थियों की और छात्रों की, उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें तालमेल होना चाहिए। इस तरीके से सभी स्तरों की शिक्षा में ये तालमेल होना चाहिए पाठ्यक्रम में। ऐसा नहीं है कि जो है बहुत लोअर स्तर पे और बहुत हायर लेवल की का नॉलेज देना, ये भी ठीक नहीं है, तालमेल नहीं खाता है। वहाँ पर सभी बच्चे अडॉप्ट नहीं कर पाएँगे और उससे जो है बच्चे का विकास जो है वो होने की बजाय वहाँ पर अवरुद्ध हो सकता है। अगला जो है सिद्धांत है, शिक्षक और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति। देखिए यहाँ पर शिक्षक और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। देखिए शिक्षक और संकाय, इनको बच्चे के जो है सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है शिक्षकों का और संकाय का, फैकल्टी का। तो इनको जो है हमेशा निरंतर इनको व्यावसायिक निर्देशन देना, इनको व्यावसायिक रूप से और उन्नत करना और सकारात्मक कार्य और वातावरण और सेवा की स्थिति, इन सब के बारे में इनको जागरूक करना और इनमें इनको जो है प्रोफिशिएंट बनाना, इनको जो है प्रोफिशिएंट बनाना और ये सब जो है उसमें कुशल हो। तो इस तरीके से सिद्धांत के माध्यम से ये इंक्लूड किया जाएगा कि हाँ, इन लोगों का जो है व्यावसायिक निर्देशन देना, इनको थोड़ा सा और प्रभावशाली शिक्षक बनाना और इनके अंदर जो व्यावसायिक कुशलता है उसका विकास करना, ये सब चीजें आती हैं। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और संसाधन कुशलता। तो इस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखा गया है। ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से, यानी कि मतलब जो भी शैक्षिक प्रणाली है उसमें अखंडता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और थोड़ा सा उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स हर चीजें आनी चाहिए, केवल वो समाज में भी आनी चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं और क्या योजना है। इन सब चीजें जो है थोड़ा सा कंटिन्यूटी और पारदर्शिता होनी चाहिए। संसाधन कुशलता, कहने का मतलब संसाधनों का कुशलतम उपयोग होना चाहिए। इस तरीके से ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय समाज का अंग होता है, उसको प्रकट करना चाहिए इस तरीके से। लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। यानी आउट ऑफ द बॉक्स कहने का मतलब नयापन, विचारों का जो है आउट ऑफ द बॉक्स, वो नएपन से, इनोवेटिव ढंग से विचारों को महत्व देना और स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार को महत्व देना और आप आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। तो इस तरीके से ये सब चीजें होनी चाहिए, अखंडता, पारदर्शिता, संसाधन कुशलता। इस शैक्षिक प्रणाली के बारे में बताया गया है कि इनको शैक्षिक प्रणाली कैसी होनी चाहिए। और अगला जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध होना चाहिए। देखिए गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा देना है तो वहाँ पर उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देना होगा, ताकि जो है विभिन्न प्रकार के जो सुझाव और जो भी परिवर्तन है वो थोड़ा सा रिलेवेंट हो, प्रासंगिक हो और अच्छी तरीके से वो लागू हो विद्यार्थियों के विकास के लिए। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान किए जाए और नियमित मूल्यांकन किया जाए और उस आधार पर सतत समीक्षा की जाए कि जो लक्ष्य था वो हासिल हुआ कि नहीं हुआ, क्या कमी रह गई और क्या उसमें क्या सुधार करना है। इस तरीके से निदान और उपचार दोनों की व्यवस्था करनी होगी मूल्यांकन समीक्षा करके। साथियों, जो अगला सिद्धांत है वो है भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने का। यहाँ पर भारत की समृद्ध परंपरा और संस्कृति की बात हो रही है, हमें उससे शिक्षा पाने की बात हो रही है, हमें उनसे उन अच्छाइयों को शैक्षिक ढांचे में सम्मिलित करने की बात हो रही है। इस तरीके से जो हमारी ज्ञान की प्राचीन प्रणाली रही है, जो ज्ञान, कला, संस्कृति की जो हमारी प्राचीन प्रणाली रही है, जो एक सिस्टम रहा है, उसको यहाँ पर उससे प्रेरणा पाना और उनमें निहित जो अच्छाइयाँ हैं उनको नए शैक्षिक ढांचे में शामिल करने की बात है यहाँ पर। तो इस सिद्धांत में ये चीजें बताई गई हैं। अगला जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, वो है शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। यहाँ पर शिक्षा को एक
प्रोफेशनल सर्विस के से हट करके एक पब्लिक सर्विस माना गया है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण ढंग से और सब तक पहुंचाने की बात की गई है, ताकि बच्चों को जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का को उसकी प्राप्ति हो सके। और जो सतत विकास लक्ष्य 2030 जो है उसमें जो लक्ष्य 4 है, जिसमें समावेशी शिक्षा और शिक्षा की सार्वजनिक पहुंच की जो बात की गई है उसको आसानी से पाया जा सके, इसलिए शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा के रूप में अपनाया गया है। अगला जो सिद्धांत है वह है एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश। जब तक शिक्षा प्रणाली में अधिकतम निवेश नहीं होगा तब तक अपेक्षित जो परिणाम है वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर सार्वजनिक भागीदारी के अलावा निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया गया है, यानी सामुदायिक और निजी भागीदारी दोनों को प्रोत्साहन दिया गया है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा से संबंधित कोई नवाचार, कोई सुझाव, कोई परिवर्तन अगर उसकी नज़र में होना चाहिए तो उसकी भी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको साथ ही साथ प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर एक साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा, यानी जो भी परोपकार करना चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो निजी क्षेत्र से हो चाहे वो सामुदायिक क्षेत्र से हो, इन दोनों को अच्छी तरीके से प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनको प्रोत्साहन के साथ ही साथ सेवा करने के लिए बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। आज की कक्षा में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।